हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है ये। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर। और इसके अंदर हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं, डेफिनेटली कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे। इसके बाद आप एनसीईआरटी से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर कीजिएगा। संडे को आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का और केमिकल इक्विलिब्रियम का इकट्ठा टेस्ट है, तो एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज जो भी हैं, तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद में हम इसकी रिवीजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो भाई, कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटल प्रिंसिपल, ये पहले हो चुका है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में ये नहीं है आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड टाइप ऑफ साल्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हुए तो कर लेंगे वरना रहने देंगे, है ना। क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के सॉल्व कीजिए, सीधी सी बात है। तो ये चारों ही हमारे आज के मेन टॉपिक हैं। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का क्या मीनिंग होता है भाई? कोई बता सकता है मुझे हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है वाटर का दो पार्ट्स में टूटना। वाटर जो है वो दो पार्ट्स में टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। और इन दोनों में से एक, ठीक है, या दोनों, ये इंटरेक्ट करेंगे। एक, बोथ, वन और बोथ, वन और बोथ विल इंटरेक्ट will interact with solute। ठीक है, विद इंटरेक्ट विद सोल्यूट, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब वाटर है, लाइसिस का मतलब टूटना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का दो हिस्सों में टूटना और वाटर का ब्रेकडाउन। यस बेटा, हाँ, अगर साल्ट की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वो साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है। यस, स्नेहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का टूटना, और साल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब होगा कि साल्ट की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन। बट नॉट ओनली जस्ट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने के बाद दोनों वाटर के दोनों हिस्से या दोनों में से एक हिस्सा जो है वो जुड़ जाएगा सोल्यूट के साथ। अब सोल्यूट अगर साल्ट होगा तो साल्ट के आयंस के साथ जुड़ेगा, है ना। क्लियर है? तो ये होता है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? यस सर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद कैटायन एनायन और बोथ, दोनों के साथ हो सकता है इंटरेक्शन ऑफ साल्ट, ऑफ द साल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ वाटर नहीं है, इंटरेक्शन ऑफ वाटर के आयंस का इंटरेक्शन होता है। वाटर के आयंस टूटते हैं, आयंस में जरूर टूटता है वाटर, ये याद रख लेना। ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन हाइड्रोलाइसिस की भी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है एसिड्स। फोर एसिड्स के लिए इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखा, तो देखिए क्या है। CH3CO नेगेटिव, ये कोई साल्ट है। कौन सा साल्ट हो सकता है ये? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव अगर जुड़ा हो तो ये साल्ट हो सकता है ना। ऑक्सैलिक एसिड का साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो सकता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, उसमें से उसने एक आयन उठा लिया, क्योंकि Na पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में घूमता रहता है, उसने शो नहीं किया। तो मैं यहाँ पर Na पॉजिटिव भी लगा देता हूँ, प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, ताकि आपके रेफरेंस में आपको याद रहे। तो ये होगा, पानी के साथ जुड़ेगा तो पानी में सोडियम कुछ नहीं काम करेगा। सोडियम को तो हम यही लास्ट में भी लिख देते हैं, ये लो। क्लियर है, सोडियम दोनों तरफ है, इसलिए उसने काट दिया। तो हुआ क्या, H पॉजिटिव आयन वाटर से ये ले लेगा और वाटर में OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन इधर आ गया और ये रिएक्शन बन गई। यस, और ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा, रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। क्लियर है? और इस तरह से क्या हुआ, साल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो गया। साल्ट का हुआ हाइड्रोलाइसिस, पानी दो टुकड़ों में टूटा और दोनों में से एक टुकड़ा साल्ट के एक टुकड़े के साथ जुड़ गया। दोनों भी जुड़ सकते हैं, डोंट वरी, दैट इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलाइसिस। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? जल्दी बताइए बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो साइनाइड। अब साइनाइड भी ऐसा ही इसने दिया है। ठीक है, साइनाइड का कोई साल्ट है तो वो KCN हो, सपोज दैट कि वो KCN होता है ना। यहाँ पर अगर हम ये इसको कहें कि वो KCN होता तो साइनाइड नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, HCN प्लस OH, और प्लस यहाँ पे K तो अब भी घूमता रहता, यहाँ पर K पॉजिटिव अब भी ऐसे ही रहता, और यहाँ मैं इसके साथ में प्लस में K पॉजिटिव लगा देता हूँ।
ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसके साथ प्लस के पॉजिटिव और वो वहां पे भी घूम रहा है। तो ये भी वैसा ही एग्जांपल है, H पॉजिटिव इसने वाटर से ले लिया और OH नेगेटिव आयन वाटर का अलग हो गया, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा बेसिस के लिए। बेस के लिए एग्जांपल दिखा रखे हैं कि कोई बेस हो, है ना, जो बेस बनाए हो, नहीं बेस बनाए, जैसे वहां पर उसने HCN बनाया और CH3COH बनाया, दोनों एसिड बनाए, यहाँ पर बेस बनाएगा वो NH4 पॉजिटिव आयन। तो कोई साल्ट हो सकता है NH4 पॉजिटिव के साथ में, मान लो कि प्लस में क्लोरीन नेगेटिव आयन हो, तो यहाँ पर भी मैंने प्लस में क्लोरीन नेगेटिव आयन लिख दिया। और एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल तो बाद में डिस्कस करते हैं। NH4Cl था, Cl अलग हो गया, वाटर ने NH4 में से वाटर ने H पॉजिटिव आयन लिया, NH4 OH नेगेटिव आयन, अब ये OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करेगा और H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो पानी दो हिस्सों में टूटा, दोनों में से एक हिस्सा सोल्यूट के साथ जुड़ गया, दूसरा हिस्सा अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड बेसिस का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, साल्ट का हाइड्रोलाइसिस बेस बन गया जिसमें, है ना, बेस बना, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया। अब नीचे वाला जो एग्जांपल दे रखा है थोड़ा सा अधूरा सा है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी इसने एक्चुअल में, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। एल्यूमिनियम है, 3 पॉजिटिव आयन है, तो एल्यूमिनियम के साथ मान लो 3 क्लोरीन थे, बट यहाँ हम अकेला 3 पॉजिटिव लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये चीज अंडरस्टूड है कि बाकी का जो दूसरा पोस्ट नेगेटिव आयन होगा वो पानी में घूमता रहेगा। 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा रहा हूं मैं यहाँ, उन्होंने एक ही लगाया, आई एम यूजिंग 3। होगा क्या, एल्यूमिनियम 3OH को जोड़ लेगा, 3OH नेगेटिव आयंस को जोड़ लेगा अपने साथ, और प्लस में क्या बनाएगा भाई, प्लस के अंदर 3H पॉजिटिव आयन। यस गाइज, ऊपर वाली रिएक्शन अब समझ में आ गई होगी, है ना, ये ऐसा होता है, एक नहीं 3, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसने एक ही दिखाया तो 2 पॉजिटिव एल्यूमिनियम पर दिखा रखा है, यहाँ हमने कोई पॉजिटिव नहीं दिखाया। यस, क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। इसने बेस बना दिया है, बस ये याद रख लेना, इसलिए यहाँ बेसिस के लिए लिख रखा है, और कुछ नहीं है। रिएक्शनें याद होनी चाहिए, लिख लिख के याद होंगी, याद रख लेना। अब आता है टाइप ऑफ साल्ट। टाइप ऑफ साल्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, उसके कुछ एब्रीवेशंस हैं, कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड SA लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस SB लिखते हैं, वीक एसिड WA लिखते हैं, वीक बेस WB लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको, मैं बताता भी रहूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड SA SB WA WB। ठीक है, तो चलिए अब साल्ट के टाइप बता पूछते हैं। 4 तरह के साल्ट होते हैं। पहला साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे क्या बनता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल साल्ट बनेगा इससे। यस, पता है ना। दूसरा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक साल्ट बनेगा, सीधी सी बात, बेसिक साल्ट, ये साल्ट बेसिक होगा, जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसी का साल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ये साल्ट एसिडिक होगा। अब देखो भी फोर्थ एक और पॉइंट दिया इसने, वीक, दोनों वीक हैं, तो क्या बनाए, एसिडिक या बेसिक। ये स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज मोर एसिडिक विच वन इज मोर बेसिक, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये तीनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये क्या बनेगा, तो इसको मैं मार्क नहीं कर रहा, तीनों हो सकता है। ऑल द केसेस में बी पॉसिबल, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, ऑल केसेस में बी पॉसिबल, बट सारे के सारे स्लाइटली होते हैं, थोड़े से, तो इसको ओवरऑल न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको नहीं लिखेंगे। और ये सभी के सभी जो साल्ट होते हैं, ऑल salts, all salts are क्या होते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट हो सकते हैं। इनसोल्वेंट हम कह सकते हैं ना, या वाटर लिख दो, ठीक है, कंप्लीट डिसोशिएट्स, तो सोलवेंट या वाटर लिखते ही नहीं, चलो खत्म करते हैं इसको। ये सारे के सारे कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं। अब कंप्लीट डिसोशिएट का मतलब क्या है भाई, ये सभी पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, ये याद रख लेना, कंप्लीट डिसोशिएट का मतलब ये सभी पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। यस, नया बेटा बेसिक एसिडिक साल्ट बनेगा, पार्शियली न्यूट्रल कह सकते हैं। अच्छा, इसको पार्शियली न्यूट्रल कह सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत न्यूट्रल, इज दिस। चलो मैंने इसको कुछ नहीं लिखा, खैर आप ये लिख सकते हो, पार्शियली न्यूट्रल स्नेहा कह रही है, ऐसा हो सकता है भाई, लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट दिस। ठीक है, तो ऑल द साल्ट्स आर कंप्लीटली डिसोशिएट, सारे के सारे पानी में अच्छे से घुलते हैं, याद रख लेना। फिर वो कौन से साल्ट है जो कम घुलते हैं,
उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना। सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, तो घुल तो सारे जाते हैं, सारे डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके सबको लेते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे किसी काम का साल्ट नहीं है, किसी काम का नहीं है। NaCl है, किसी काम का नहीं है। किससे मिलकर बनता है सबको पता है, NaOH प्लस HCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर, यही बनता है। क्लियर है। यस सर। इस साल्ट का कोई फायदा नहीं है अपने को, क्यों, नाइदर सोडियम नोर क्लोरीन, ना तो सोडियम ना क्लोरीन, वो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। क्यों, वो अलग घूमते रहते हैं, वो पानी के साथ जुड़ जरूर जाते हैं। सोडियम देखो कैसे पानी के साथ जुड़ता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन की साइड से OH2 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 OH2, ऑक्सीजन वाली साइड से, क्योंकि ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होती है, वाटर पोलर होता है, तो ऑक्सीजन की साइड से ये साल्ट जुड़ जाता है, वो सोडियम आयन जुड़ जाता है चारों तरफ से। पर ये अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है, क्या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ यही है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता। विल रिएक्ट, नोर विल रिएक्ट विद वाटर, दोनों में से कोई नहीं, नोट ऑलरेडी आएगा, नोट रिएक्ट विद वाटर एज दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिस्पेक्टिवली। दोनों स्ट्रॉन्ग से आए हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ना, उनमें अकड़ होती है कि हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं तो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, एक दूसरे के पास भी नहीं जाते। ऐसे जो मैंने लिख रखा ना, NaCl ऐसे नहीं रहता, वो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, दोनों अलग हो जाते हैं, तीनों चारों पांचों सब अलग, सब अलग ही अलग। यस बेटा, क्लियर है। यस सर। तो ये अलग हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा नहीं, पानी को तोड़ेगा नहीं, पानी से रिएक्शन करेगा नहीं, तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब अपने को टेंशन नहीं देगा। तो ओवरऑल क्या रहेगा, ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, सो ओवरऑल pH ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर विल बी 7, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता, दैट्स इट। तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है, ये अपना कोई सिरदर्दी है ही नहीं, सीधी सी बात है, इसके बारे में कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं निकालना उसका, क्योंकि उसमें कुछ निकलता ही नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है हमेशा, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है ये तो, इसमें तो पीछा ही छूट गया इससे तो। अब आगे जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, याद रखना हम साल्ट की बात कर रहे हैं, साल्ट पर ही फोकस है, लेकिन वो बैकएंड में कैसा है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि वीक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, वो बैकएंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जांपल है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, एग्जांपल तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। किससे मिलकर बना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, NaOH क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों ने रिएक्शन किया, क्या बन गया, साल्ट बन गया। यही साल्ट तो हमें चाहिए था, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिले, है ना, तो ये साल्ट बन गया, प्लस वाटर बना। अब ये साल्ट जो है ना, अब मैंने बोला था सारे साल्ट कंप्लीटली घुल जाते हैं, याद है, ये मैंने यहाँ लिखा था, दिखाता हूँ, ये देखो, ऑल साल्ट आर कंप्लीट डिसोसिएट्स, ये याद है सबको। तो यहाँ पर ये भी घुल जाएगा, भले ही हम कहें कि इसमें तो वीक वाला कुछ प्रॉपर्टी है, फिर भी ये घुल जाएगा। CH3COONA इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन एट इज स्ट्रॉन्ग साल्ट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग साल्ट, हम इसको लिख बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग साल्ट है। कैसे स्ट्रॉन्ग है, अब एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग से बना, पर फिर भी ये स्ट्रॉन्ग ही है, तो ये सारा घुल जाएगा। तो यानी मैंने इसको पानी में घोल दिया, एक्वस बनाया, तो ये नेगेटिव आयन बन गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, किसी और को दिक्कत है तो बता दो, अभी तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, अभी तक ये घुल रहा है, ठीक है। पहले साल्ट बन गया, फिर पानी में पूरा पूरा घुल गया। अब घुलने के बाद में ये छिच्छर दिखाएगा, घुल तो NaCl भी रहा था, कंप्लीट घुल रहा था ना, तो लेकिन उसमें हमें, उसने हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ये अब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब उसी को डिस्कशन करते हैं। यस गाइस, सो तो नहीं गए सभी, सबको नींद आ रही है, नो सर। नहीं आ रही, चलो कोई चुटकुला सुना दो मेरे को। कोई चुटकुला नहीं सुनाएगा, मैं भले ही सुना दूं, आप लोग नहीं सुनाओगे मुझे चुटकुला, है ना, सर सही है। आते ही नहीं है। आता ही नहीं है,
मेरे को कौन सा आते हैं बेटा, मुझे भी कम आते हैं। चलो कहानी सुना दो कोई। एक जंगल में एक राजा रहता था, है ना, ऐसी कोई काफी सारी कहानियां आती हैं। आती किसी को कहानी? नहीं आती। मैंने आप लोगों को कहानियां भी सुनाई है अगर याद हो तो। मैंने आप लोगों की क्लास में कहानी सुनाई है पक्का ना, या नहीं सुनाई? सर सुनाई थी एक बार। सुनाई थी ना, बस ठीक है, एक बारी बहुत है, बहुत है। कुमकुम बोल रही नहीं सुनाई। नहीं सुनाई बेटा मैंने। मैंने सुनाई थी कहानी सर, मेरी तो आपके साथ फर्स्ट क्लास है। ईशा की फर्स्ट क्लास है। तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, डोंट वरी, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हो सकता है कोई क्लास आपके हाथ लग जाए जिसमें मैंने कहानी सुनाई हो। ठीक है, हो सकता है ना भी लगे, वो डिपेंड करता है लक पर। ठीक है, वहां से कहानी सुन लेना, कहानी के इंटरेस्ट में ही सही कुछ पढ़ तो लोगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, कभी फिर कहानी सुनाएंगे आपको। अब अगर मेरे दिमाग में आई तो कहानी सुनाऊंगा, पहले थोड़ा सा ये लेसन कर लें, फिर कहानी की बात करेंगे। ठीक है, नींद आ रही है तो मेरे को बता देना, हम डिस्कशन करेंगे कुछ। तो देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साल्ट जो था वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट था, ये वाला साल्ट था। ठीक है, और ये पानी में घुल गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब घुलने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका जो नेगेटिव आयन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पॉजिटिव आयन तो घुला रहेगा, वो तो अकड़ में है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का है ना वो, तो स्ट्रॉन्ग बेस से पार्ट आया ये, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH से Na आया, ये तो अकड़ में रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस वाला हमेशा अकड़ में रहेगा, ये कुछ नहीं करने वाला। जो वीक वाला है ना, वो तकलीफ देता है। तो Na इज ए कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, तो ये कुछ नहीं करने वाला, ये विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। एसिटेट फॉर्म अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, एसिटेट आयन करेगा, ओनली ये करेगा। फिर कौन सा बचा? एसिटेट आयन, वीक वाला। वीक बेस से जो, वीक एसिड से जो आया था नेगेटिव आयन, वो करेगा। वीक एसिड से नेगेटिव आयन जो आया वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा। वो वाटर के साथ में, वाटर में से H छीन लेगा, वाटर से H छीन लिया, फिर से एसिड बना दिया इसने। इस बार ये एसिड हाइड्रोलाइज नहीं होगा, शुरू में हो गया था लेकिन अब नहीं होने वाला। शुरू में तो इसने बेस से रिएक्शन कर ली थी, देखो एसिड ने बेस से रिएक्शन कर ली थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस सामने बैठा था, इसलिए रिएक्शन कर ली। लेकिन अब ये अकेला है, अब ये पानी में नहीं घुलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, हालांकि हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। तो और प्लस में OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा। पानी के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, ध्यान दिया किसी ने? पानी का H पॉजिटिव आयन ये ले गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और OH नेगेटिव आयन खाली रह गया। तो पानी के दो टुकड़े हुए, दोनों में से एक टुकड़ा तो जुड़ गया एसिड के साथ और वो एसिड बना दिया, और दूसरा टुकड़ा ऐसे कैसा पड़ा रहा, तो ये होगी हाइड्रोलाइसिस। और ये काम किसने किया? साल्ट ने, और साल्ट के नेगेटिव आयन ने ये काम किया, साल्ट के नेगेटिव आयन ने। इसलिए नेगेटिव आयन साल्ट का याद रखना, ठीक है, जो वीक वाला पार्ट था। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई खास बात नहीं, लेकिन वीक वाले पार्ट ने ऐसा काम किया। एसिटिक एसिड बीइंग वीक एसिड रिमेन अनआयोनाइज्ड। अब ये जो बना ना, ये वाला जो बना एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, वीक एसिड। तो ये अनआयोनाइज्ड, अब ये टूटेगा नहीं टुकड़ों में। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द, तो इससे क्या होगा? रिजल्ट्स इन द इंक्रीज। OH नेगेटिव आयन ये रहा, ये पानी में बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये नहीं टूटेगा, लेकिन वो पानी में से H जरूर छीन लेगा, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये साल्ट क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। द सॉल्यूशन विल बिकम एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब बेसिक। हाँ भाई, बेसिक साल्ट का मतलब क्या था? बेसिक आपने जो पढ़ा था, अब यहां से ध्यान से सुनो। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए आपने बोल दिया जो साल्ट बनेगा बेसिक बनेगा, लेकिन यहां से अब आपको क्लियर होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया? वीक एसिड को फिर से बना दिया। वीक एसिड फिर से बन गया, और वीक एसिड बनने पर वाटर में जो जो दो टुकड़े हुए वाटर के, उनमें से OH नेगेटिव आयन बेसिक वाला वाटर का टुकड़ा जो है वो पानी में बढ़ने लग गया, इसकी वजह से ये बेसिक हो गया। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा सबको? ये सबको समझ में आया? यस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है और फिर आपको इसको समझना है कि ये बेसिक कैसे हो गया। अब इससे क्या, इससे हम, ये बेसिक तो बन गया, लेकिन इसका पीएच तो निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसका पीएच? तो पीएच है भाई ये, अब ये ध्यान दे लेना, ये पीएच कैसे निकलेगा। 7 + ½ pKa
प्लस log C। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है एनायन, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये वाला फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंटली आपको अब लर्न करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। pKa क्या होता है? पावर ऑफ नेगेटिव log ऑफ Ka। Ka क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, और pKa का मतलब नेगेटिव log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, और log C, C का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एनायन है, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ देखो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, इसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद रख लेना क्या कह रहा हूँ, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और यही हाइड्रोलाइसिस करेगा, जो नेगेटिव एनायन है जो हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो पीएच की वैल्यू आएगी। और ये किसके लिए है? फॉर क्या था यहाँ पर? वीक एसिड, साल्ट ऑफ। ये फॉर्मूला किसके लिए? ये याद होना चाहिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड था लेकिन यहाँ pKa लिखा हुआ है, तो वीक एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तो कुछ नहीं करने वाला, वो तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, उसका कोई काम भी नहीं है। तो सिर्फ वीक एसिड ही इफेक्ट करता है, तो इसलिए pKa का ही यहाँ पर रोल होगा, नेगेटिव log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, pKa। तो ये वीक एसिड का साल्ट है, इसीलिए वीक वाला काम करेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस था तो साल्ट तो जो है वो बेसिक हो जाएगा, साल्ट का नाम बेसिक होगा। बट यहाँ काम कौन कर रहा है? काम तो वीक एसिड कर रहा है, वीक एसिड की वजह से साल्ट बेसिक हुआ, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन से डायरेक्ट पता लग जाएगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट साल्ट देखो भाई, ये है साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब उल्टा हो गया, कहानी बस पलट गई है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल NH4Cl, NH4Cl का एग्जाम्पल। अब ये NH4Cl कहां से बना था? NH4OH से बना। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, याद रख लेना बेटा। तो मैं इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल याद ही होना चाहिए, और ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। वीक एसिड कौन सा है और वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। तो ये तो था वीक बेस NH4OH, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा, और इसी साल्ट को जब पानी में घोलेंगे तो वो कुछ कमाल करेगा। ये आ गया साल्ट, ये बैकएंड की बात है सारी। अब ये साल्ट जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, ये भी हम बात कर चुके हैं, सभी साल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका Cl नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, डोंट विल नॉट अंडरगो। स्ट्रॉन्ग वाले हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे, सिर्फ यही काम का है, मतलब पूरे कहानी में सिर्फ ये वाला पार्ट काम का है। लेकिन इसके काम वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या क्या फचड़ा करना पड़ा, ये अब आपके सामने है। हाँ भाई, समझ में आया सबको? NH4 ही काम का है, क्यों? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से साल्ट बना था, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई हिस्सा काम नहीं आएगा। वीक बेस जो था उसका OH नेगेटिव आयन तो पानी बनाने में यूज हो गया, NH4 पॉजिटिव आयन है जो काम आएगा, और यही काम आएगा। यानी इतनी सारी कहानी का सिर्फ एक ही मतलब है कि इसको निकालना था, NH4 पॉजिटिव को। यस बेटा, ये समझ में आ गया सबको? हाँ जी, आंसर दीजिए, यहां तक यस क्लियर है? सर। ठीक है। अब यस उसके सर। ठीक है, उसके बाद देखो अमोनिया ही काम का है, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन पानी के साथ कुछ गड़बड़ करेगा, यही रिएक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी आपको क्या लेना है? साल्ट लेना है, ठीक है। साल्ट कहाँ से बना, उसका बैकएंड वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए, हालांकि वो याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो साल्ट है आपके पास वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, या वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना। उसमें से जो वीक वाला पार्ट है उस साल्ट में, उसको उठाना है और उसको पानी से रिएक्शन करवानी है। हर किसी में यही कहानी है, दोनों में, सेकेंड और थर्ड केस में। फर्स्ट केस तो है ही नहीं, खत्म, दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई पार्ट काम नहीं करेगा। लेकिन सेकंड केस में जो स्ट्रॉन्ग था वो पार्ट काम नहीं करेगा, जो वीक है वो पार्ट काम करेगा। यहाँ पर वीक है NH4 पॉजिटिव आयन, बेस वीक था, तो बेस वीक का जो पॉजिटिव आयन है, बेस से पॉजिटिव आयन निकलेगा साल्ट में, एसिड से नेगेटिव आयन निकलता है साल्ट में। साल्ट में एसिड का नेगेटिव आयन यूज होता है, बेस का पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ देखिए NH4 पॉजिटिव, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर से OH खींच लेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से OH खींच लेगा, NH4 OH फिर से बना देगा, और H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये तो वीक है। NH4O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, OH जो है वो वीक बेस है, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है।
वीक वीक, ये रहा वीक, वीक बेस है, तो ये तो पानी में नहीं टूटेगा दोबारा, ठीक है, ये टुकड़ों में नहीं टूटने वाला, तो H पॉजिटिव आयन यानी सॉल्यूशन में बढ़ने लग जाएगा, H पॉजिटिव आयन बढ़ने लग जाए तो ये एसिडिक हो गया ना साल्ट। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इसका मतलब साल्ट जो है सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, तो साल्ट जो था उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, उसकी वजह वीक वाला पार्ट है उसकी वजह जिसने उसको एसिडिक बनाया। यस बेटा, क्लियर है ये सभी को? ये यस सबको सर। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट, नहीं पहले इसका फॉर्मूला आएगा भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक वाले का। तो इसका फॉर्मूला देखो थोड़ा सा अलग है, क्या है, वहां पर 7 प्लस था, यहाँ 7 माइनस है, क्यों 7 माइनस, यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग था, देखो जरा, NH4 पॉजिटिव है, बेस वीक था, एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो देखो PKB बेस, पहले वहां PKA था दूसरे फॉर्मूले में, यहाँ पे PKB है, तो 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C, बाकी फॉर्मूला सेम है, बस माइनस आ गया 7 में से, और ये किसके लिए है ये बता देता हूँ, अब ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, फॉर साल्ट ऑफ, किसका साल्ट था, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट था, तो साल्ट जो वो एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए मतलब वो 7 से कम होना चाहिए, तो 7 माइनस कर रखा है, 7 माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C, ठीक है, और जहां पर C का मतलब है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन होगी, एनायन नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैटायन की कंसंट्रेशन ली जाएगी, यानी कि वीक बेस वाले की कंसंट्रेशन आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो तो काम देगा नहीं, वीक बेस में जो आयन होगा वो कैटायन होगा और उसी की कंसंट्रेशन ली जाएगी। यस गाइस, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना सबको? यस। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों वीक हो तो अब कहानी थोड़ा सा पलट जाएगी, दोनों वीक है तो दोनों ही देखते हैं अब, तो उसका एग्जाम्पल तो ये है, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, यू शुड हैव टू लर्न द एग्जाम्पल। अब ये किसका होगा, तो दोनों वीक ले रखे हैं तो क्या होना चाहिए, साल्ट तो ले लिया, अब मैंने बोला था साल्ट का ही कमाल है, साल्ट तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो ये साल्ट जो है कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, ये टूट जाएगा दो टुकड़ों में, तो यहाँ पर भी हमने साल्ट को क्या किया, कंप्लीटली आयोनाइज कर दिया, ठीक है, साल्ट हेयर इज ऑल्सो कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब ये हमने साल्ट लिया पानी में मिलाया, तो पानी में मिलने पर CH3CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, दो टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। अब मैंने बोला था जब साल्ट को पानी में घोलते हैं तो एक साल्ट में क्या था, एक टुकड़ा तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा था, एक टुकड़ा वीक से आ रहा था, दोनों फैक्टर, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों फैक्टर जो है वीक से आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाला कोई काम नहीं का नहीं था हमारे लिए, है ना, लेकिन यहां पर अब दोनों ही वीक से, तो दोनों टुकड़े काम के हैं, तो दोनों टुकड़े देखिए दोनों कौन से टुकड़े हैं और वो कैसे काम के हैं वो देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी इट, दोनों के दोनों टुकड़े यहां पर हम लेंगे, CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, दोनों टुकड़े दोनों फैक्टर यहां पर आने वाले हैं, ठीक है, दोनों फैक्टर आएंगे, दोनों फैक्टर जो है वो रिएक्शन करेंगे, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ठीक है, दोनों फैक्टर वाटर से रिएक्शन करने वाले हैं, दोनों फैक्टर वाटर से रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ वाटर का H पॉजिटिव आयन कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले गया, वाटर का OH नेगेटिव आयन NH4 पॉजिटिव लेके जाएगा, दोनों हिस्से जुड़ गए, पानी दो हिस्सों में टूटा और दोनों के दोनों सॉल्वेंट से जुड़ गए, यहाँ दोनों जुड़ेंगे और ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये भी याद रख लेना, मतलब ये अब दोनों नहीं टूटने वाले हैं, तो इससे अब एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आया एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो पीएच क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला देखो 7 प्लस, अब ये पी के ए log सी था ना, उसमें प्लस में log सी था, यहाँ log सी नहीं है, पी के ए माइनस पी के बी लिख रखा है इसने, ध्यान देना, पी के ए माइनस पी के बी, तो दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई एक छोटा हो सकता है, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, तो अगर मान लो ये बड़ा है, इफ दिस इज लार्ज, अगर ये बड़ा है तो क्या होगा,
0 से ज्यादा वैल्यू आएगी, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, देन सॉल्यूशन विल बी, बताओ भाई एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। सॉल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि वो 7 से बड़ा हो जाएगा। यही इसने नीचे वाले पॉइंट में लिख रखा, देख लो, पीकेबी देन सॉल्यूशन, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर उसका उल्टा हुआ, ये अगर छोटा होगा तो उसमें से माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी यानी वो लेस देन 0 होगा, 0 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, है ना। और अगर बराबर हुए दोनों तो ये 0 आ जाएगा, पीएच विल बी 7, प्लस में हाफ पीके बी लिख रखा ना माइनस में, तो पीएच विल बी 7, तो यानी कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, दैट्स इट। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये तीनों का इसने सार दे रखा है, तीनों चीजों का सार दे रखा है। तो वो कह रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो पीएच की वैल्यू निकालते हैं 7 प्लस हाफ पीकेबी पीके लोग सी। लोग सी के अंदर क्या आएगा? लोग सी क्या है भैया? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन है या एनायन है? पहले केस में पीकेए एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का कोई पार्ट नहीं करेगा। एसिड वीक एसिड CH3COH, तो इसका नेगेटिव आयन एनायन, एनायन होगा या कैटायन होगा? सर एनायन। एनायन विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, नेगेटिव आयन की, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेगी। सेकंड वाले में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई आयन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वीक बेस, बेस वीक है, NH4 पॉजिटिव OH अगर ऐसा हो तो NH4 पॉजिटिव यानी कैटायन। यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो अब सर। अब इसने नीचे वाले केस में अगर दोनों वीक हो तो मैंने यहां बोला था इफ, ये भी कंडीशन याद होनी चाहिए, इफ पीके जो है दिस वन इज लार्ज, अगर ये लार्ज है तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्लियर है? यस बेटा, ये तीनों चीजें एक साथ सामने लिखी हुई हैं, नथिंग स्पेशल इन दीज, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? ठीक है, आप लोगों की मुझे रिवर्ट बैक आ रही है आवाज, किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑफ कीजिए बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशन वो होता है भाई कि जो थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस उस सॉल्यूशन में डाल दो। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन, मान लो ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा एसिड डाल दिया तब भी ये बेसिक ही रहेगा, थोड़ा सा बेस डाल दिया तब भी उसका बेसिक उतना ही रहेगा। मतलब उसका पीएच जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। जिस सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहे वो बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं, पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। पीएच बदलता नहीं है। कब नहीं बदलता? अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो, तो पीएच नहीं बदलेगा, ठीक है, थोड़ा सा। रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर वो अपने पीएच में चेंज करना नहीं चाहता। ये समझ में आ गया भी सबको? ठीक है बेटा, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर वो अपना पीएच चेंज ना करे, ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नीचे वाली डेफिनेशन भी कुछ ऐसी सी है, लेकिन वो बकवास डेफिनेशन है, उसको मत पढ़ना, नीचे तो ऐसे फालतू ले रखा है। अब वो थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एसिड डाल दोगे तो अपना पीएच चेंज कर लेगा, बहुत ज्यादा बेस डाल दोगे तब भी अपना पीएच चेंज कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर वो अपना पीएच चेंज नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। क्लियर है बफर सॉल्यूशन सभी को? हाँ जी, यस बताइए। सर। ठीक है, अब हमारा ब्लड जो होता है वो बफर होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, हमारा ब्लड,
हमारी बॉडी का, यानी उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर वो अपना सिस्टम चेंज नहीं करता, अपना पीएच चेंज नहीं करता। ठीक है, अब वो थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस क्या चीज है जिससे वो अपना पीएच चेंज नहीं करता और कैसे करता है, तो उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी इट। तो यहाँ पर सबसे पहले बफर जो है तीन तरह के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर होता है और एक साल्ट बफर होता है। न्यूट्रल बफर नहीं होता है, साल्ट वाला बफर भी होता है ना। ठीक है, साल्ट वाले बफर के बारे में, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में बात करेंगे यहाँ सिर्फ। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर में देखिए क्या क्या चीज आएगी। अब ये आपको याद करना है, एसिडिक बफर क्या होता है। वीक एसिड होता है, उसका साल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बफर का नाम एसिडिक है बट बेस होगा स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सीधे लर्न करने, इसमें और कोई कहानी नहीं है। CH3COH प्लस CH3CONA प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH होगा इसमें। Na ये लगा हुआ है, ठीक है, और OH ही होना चाहिए डेफिनेटली। H वहां पर है, वाटर में OH नेगेटिव आयन वैसे भी रहता है, तो ये NaOH लगेगा। वो शो करने की जरूरत नहीं होती है स्ट्रॉन्ग बेस को, नीड नॉट टू शो दैट, बट फिर भी इन्होंने नहीं करेगा पर हम करेंगे। KCN, देखो HCN एसिड था, ये यहाँ पर एसिड है, वीक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये साल्ट है, साल्ट ऑफ वीक एसिड है। ठीक है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, और ये साल्ट है वीक एसिड का, KCN। और प्लस में स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, KOH। के लगा रखा है इसने, तो के हमें लेना पड़ेगा साइनाइड के साथ जो के लगा हुआ है, और OH उसके साथ लगा तो बेस बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल याद हो जाएंगे सबको, सभी को लर्न रहेंगे एग्जांपल, यस और नोट, आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से ये एग्जांपल, ध्यान रख लेना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इनको याद करने में। यस गाइस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? एसिडिक हमने देख लिया है, सॉल्यूशंस ऑफ वीक बेस, जिसमें वीक तो बेस होगा और इसका साल्ट होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक बफर है तो एसिड स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल बेसिक बफर का एक ही एग्जांपल दे रखा है, NH4OH, NH4Cl, और बेसिकली अभी ये दोनों NH4Cl प्लस HCl इसके अंदर होगा, अभी प्लस HCl याद रख लेना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड उसने दिया नहीं। और इसमें जो बफर को क्या काम करता है, बफर कौन सा होता है, बफर होता है NH4OH प्लस NH4 पॉजिटिव, यानी जो Cl है वो भी हट जाता है यहाँ से, यही बफर का काम करता है। इसमें थोड़ा सा एसिड डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, थोड़ा सा बेस डालोगे तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, क्लियर है गाइज? तो ये एग्जांपल भी आपको याद होना चाहिए बेसिक बफर का। ठीक है बेटा, याद करना, लिख लिख के याद करना है, सीधा याद नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिख लिख के याद करना है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ बफर, बफर के फायदे क्या हैं, बफर क्या काम आता है? एक तो बायोलॉजिकल रिसर्च में काम आता है, जहां पे हमें कल्चर बनाना पड़ता है, पीएच को मेंटेन करना पड़ता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, किसी वायरस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसका पीएच मेंटेन करके, पीएच को कम या ज्यादा करके उन पे रिसर्च होती है कि इसके ऊपर वो जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो हम जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन का पीएच कम या ज्यादा कर देते हैं ताकि उस मेडिसिन में वो बैक्टीरिया मर जाए। समझ गए सभी? क्लियर है? दूसरा देखिए, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आप सीधा याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर पीएच मेंटेन रखना पड़ता है, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है पीएच का। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिर से एग्जांपल आ गया, पीएच ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, पता है किसी को? और यस सर। ब्लड के अंदर जो बफर एक्शन होता है उसका वजह होती है H2CO3 और HCO3 नेगेटिव। ये दोनों हैं जो बफर का एक्शन करते हैं, थोड़े से एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, थोड़े से बेस को भी न्यूट्रल कर देते हैं ये। ठीक है, तो हमारे ब्लड का पीएच जो वो सेम रहता है। इसका फायदा कोई बता सकता है मेरे को, इसका क्या फायदा है? पीएच सेम रहने का कोई फायदा है हमें? ब्लड का पीएच सेम रहता है तो क्या कोई इसका फायदा मुझे बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी द बेनिफिट ऑफ पीएच, कांस्टेंट पीएच ऑफ आवर ब्लड? हाँ भाई, किसी को पता है?
है कोई? कोई भी नहीं है, सब सो रहे हैं। जागते रहो भाई। नो सब ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। ये जो आप बाजारू खाना खाते हैं ना, बाजार में ये उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, है ना, और क्या क्या होते हैं पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं, चाउमीन, है ना, उसमें लाल कलर का वो ब्लड डाल के खाते रहते हैं ना, लाल खून चाउमीन में। ये जो चीजें खाते हैं ये एसिडिक हो सकती हैं, बेसिक होती हैं, बहुत सारी गड़बड़ वाली होती हैं, जनरली एसिडिक होती हैं। स्पाइसी खाना खाते हो, ये सब खाना अगर ब्लड में चला जाए तो आपको एलर्जी हो जाएगी, अगर हमारा ब्लड बफर ना हो तो। और ये बफर ब्लड क्या करता है, एसिडिक खाने को न्यूट्रल कर देता है, बेसिक खाने को न्यूट्रल कर देता है, और जिससे आप उस खाने का टेस्ट ले सकते हो। वरना आपको चीजें ना न्यूट्रल बना के खानी पड़ेंगी, ना आप एसिडिक खा सकते ना बेसिक, न्यूट्रल खानी पड़ेंगी। पर हमारा ब्लड क्योंकि उसको न्यूट्रल कर देता है तो हम इन चीजों को खा पाते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारा ब्लड 7.4 होता है, ब्लड का पीएच। यस बेटा, क्लियर है सभी को? हाँ भाई बताइए जरा, ये यस बात सर। क्लियर है? तो यानी आप अगर कुछ खा पा रहे हैं तो ब्लड का बफर होने की वजह से खा पा रहे हैं, वरना अगर ब्लड बफर ना हो तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, उन चीजों को नहीं खा पाएंगे। ये बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, तो ये फायदा होता है। दूसरी चीज, ब्लड बेसिक होता है। बेसिक ब्लड का फायदा क्या? बेसिक ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप कम करना पड़ता है, बीपी लो हो जाता है। साल्ट खाते हो, बीपी बढ़ जाता है। और अगर बेसिक, अगर आप कोई चीजें खाते हो, आपका ब्लड बेसिक है, तो आपका साल्ट वो जो है बीपी जो डाउन हो जाएगा, जिससे ब्लड हार्ट को, हार्ट का प्रेशर कम पड़ेगा। हार्ट का प्रेशर कम पड़ेगा तो किडनी भी बच जाएंगी, लिवर भी बच जाएगा, फ्यूचर में कैंसर से भी खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन बराबर अमाउंट में मिलेगी, और हर सेल को ऑक्सीजन बराबर मिलती है। अगर ऑक्सीजन बराबर ना मिले हर सेल को, तो 72 घंटे, ये रिसर्च हुई थी, 72 आवर्स के लिए, अगर 3 दिन के लिए अगर किसी एक सेल को ऑक्सीजन ढंग से पूरी नहीं दे रहा है हमारा शरीर, तो वो सेल जो है वो फिर विरोध कर देती है, वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है कि अब तू देख, मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहा ना, चल तेरे को मैं बताती हूँ। और फिर वो अपनी ही एक फौज बना लेती है और उसको बोलते हैं कैंसर सेल। समझ में आया? तो यानी अगर ब्लड का पीएच जो है वो बेसिक रहे, तो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सभी सेल को बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए वो भी फायदा होता है हमें। इसलिए ब्लड क्या होना चाहिए? बेसिक ही होना चाहिए। मच्छर नहीं काटेगा, हनी भी अगर काट लेगी तो मर जाएगी, और आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, सूजेगा नहीं हाथ या पैर जहां पे भी हनी भी काटी है। या वो येलो कलर का वास्प होता है, क्या बोलते हैं उसे? ततैया। हम तो ततैया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? यही बोलते हैं? यस। यस सर। है ना, तो वो जो है वो अगर काट ले तो वो भी ज्यादा स्वेलिंग नहीं करेगा। एक तो स्वेलिंग नहीं होगी, दूसरा क्या, उसके काटने के बाद में वो खुद मर जाएगा। ये कमाल की बात है। अगर ब्लड बेसिक हो तो मच्छर खाएंगे ही नहीं, ब्लड बेसिक हो तो कैंसर नहीं होगा, ब्लड बेसिक हो तो, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इतने सारे फायदे हैं। और ये सब कब हो सकता है? जब फास्ट फूड छोड़ दो, और साथ में फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक देखो नीचे जो लिखा हो ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कोल्ड ड्रिंक से कार्बोनिक एसिड बनता है। एक्सेस में कार्बोनिक एसिड बन गया तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, बेसिक नहीं होगा। तो ये भी ब्लड को एसिडिक बनाती है, कैंसर फैलाती है। सोचो, बीपी बढ़ाती है, बीपी बढ़ने पर बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं। बीपी के बढ़ने पर किडनी फेलियर बढ़ जाता है, लिवर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट अटैक बढ़ जाता है, पैरालिसिस के अटैक बढ़ जाते हैं, सिर्फ बीपी बढ़ने से। और ये बीपी बढ़ाता है बेसिक ब्लड। अगर एसिडिक ब्लड हो गया तो बीपी बढ़ाएगा, मच्छर खाएगा, वास्प खाएगा, येलो वास्प, हनी भी खाएगी, है ना, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी, एलर्जी हो जाएगी पूरी बॉडी में, ये सब होता है। तो इसलिए बी केयरफुल, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? झरने का पानी पीना चाहिए। अब झरने का पानी कहाँ से लाएं? झरने का पानी नहीं है, नॉर्मल पानी पीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एसिडिक पानी मत पीजिए, ठीक है। तो क्या करें फिर इसको बेसिक बनाने के लिए? क्या किया जा सकता है? 1 गिलास नींबू का पानी, नींबू डालकर, नींबू एसिडिक होता है, उसके अंदर नींबू फिर भी उसको बेसिक बनाता है ब्लड को, कमाल की बात ही है, वो एसिडिक होता है क्योंकि वो नेचुरल है। और उसके अंदर मीठा सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या उससे भी कम लीजिए शुरू में, और बाद में उसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, चेक कर लेना आपका बॉडी कितना उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके हिसाब से वो खाइए। डेली सुबह उठते ही गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, उसमें एक नींबू निचोड़ लिया, और 1/4 से भी कम चम्मच का 1/4 हिस्से से भी कम
उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल लिया और इसको पीजिए 6 महीने, साल, 2 साल, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और आपका ब्लड जो है वो पीएच जो है वो बढ़ने लग जाएगा, यानी बेसिक हो जाएगा। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। हड्डियों हड्डियों का पतला होना, हड्डियां कमजोर होना, ये सब खत्म हो जाएगा। ब्लड को बस बेसिक बनाइए, एक ही काम, दैट्स इट। कितना आसान है। बच्चों के लिए शायद ये करना, या बच्चों को ऐसा पसंद नहीं होगा, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन बड़ों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिनको जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो या हो रही हो या मोटापा हो रहा हो, ये नींबू पानी विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, इसके साथ डेली सुबह 1 गिलास, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना लंबा चलेगा उतना अच्छा रहेगा, हमेशा करते रहिए। हाँ, अगर आपको ज्यादा ओवर लग रहा है, आप महीने बाद 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 1 महीने बाद 10 दिन का गैप काफी है। 10 से 15 दिन का गैप कर सकते हैं, 1 डेढ़ महीने के बाद, 1.5 महीने बाद 15 दिन का गैप, महीने बाद 10 दिन का गैप, दैट्स इनफ। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू रखना चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा। फ्रूट्स भी हाँ आपके ब्लड को बेसिक बनाते हैं, बट फ्रूट्स महंगा इलाज है ना। सभी लोग फ्रूट्स हर रोज नहीं खा सकते, महंगे फ्रूट नहीं खा सकते, तो इसलिए सबसे सस्ता एक नींबू तो हर कोई खरीद ही सकता है हर रोज के हिसाब से। 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, 100 रुपए के बहुत सारे नींबू आते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 3-4 दिन चलती है और सारे नुकसान करती है, और नींबू फायदा ही फायदा करते हैं, और 1 महीना चलेंगे एक आदमी के लिए नींबू। सोच लेना व्हाट आई एम सेइंग। तो ये फायदे होते हैं अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या चीज होती है? कोई चीज किसी चीज में कितना घुल सकती है, उसी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। देखो जरा, पानी है 1 लीटर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सफेद कलर का नमक डाल दिया, ये लो व्हाइट नमक डाल रहा हूँ इसमें, व्हाइट नमक मैंने इसमें डिजोल्व कर दिया पानी में, ठीक है, NaCl डिजोल्व कर दिया। कितना कर सकता हूँ, 1 लीटर पानी में कितना नमक डिजोल्व हो सकता है? 357 ग्राम नमक डिजोल्व हो सकता है 1 लीटर वाटर में। इससे ज्यादा डिजोल्व हो सकता है 25 डिग्री पर, तो इतना ही होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता। तो ये कितना होता है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल निकालें तो NaCl के मोल निकालते हैं, चलो। गिवन मास मोल 57, मोलर मास 58.5, NaCl का मोलर मास 58.5 होता है, सोडियम का होता है 23, प्लस में क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। मोल जो है 6 मोल लगा, 6 मोल नमक घुल जाता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा नहीं घुलता, तो जितना घुल सकता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जितना घुल सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन बन गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यस बेटा, क्लियर है, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जितना नमक घुल सकता था उतना हमने घोल दिया 1 लीटर और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। समझ में आ गया। और इसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना अमाउंट पर्टिकुलर लीटर में, ml में जितना अमाउंट घोला जा सकता है उतना घुल जाए, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। कोई चीज कितनी घुल सकती है, ये है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको? सोल्यूबिलिटी क्लियर है सबको ना? यस ठीक है, सर। ओके। तो देखो, सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर मैंने 6 मोल निकाले थे, 1 लीटर में 6 मोल घुलता है नमक। या फिर इसका दूसरा यूनिट भी हो सकता है ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर 357 ग्राम पर लीटर, सीधा बोल दो कि इतना नमक घुल सकता है, यही होगी इसकी सोल्यूबिलिटी। क्लियर है सोल्यूबिलिटी? अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं, सोल्यूबल, फिर नॉट सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, हाई सोल्यूबल, ठीक है। तो 3 तरह की कैटेगरी होती है साल्ट के घुलने की। तो चलो तीनों कैटेगरीज को देखते हैं, हाईली सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं,
कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 क्या कहती है? कहती सोल्यूबल, सोल्यूबल होगा अगर सोल्यूबिलिटी मतलब 1 लीटर में, मोल पर लीटर दे रही है ना, 1 लीटर में 0.1 मोल घुल जाए। नमक तो 6 मोल घुल रहा था, तो वो तो सोल्यूबल है। तो हम सोल्यूबल मानते हैं किसी चीज को अगर वो 0.1 मोल घुल जाए तो, या उससे ज्यादा घुल जाए, उससे ज्यादा, कम से कम उससे ज्यादा होना चाहिए। सोल्यूबिलिटी 0.1 मोल से ज्यादा हो, मोल पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है। अगर इससे ज्यादा हो तो वो सोल्यूबल, मतलब वो हम मानते हैं कि वो सोल्यूबल है। एग्जाम्पल NaCl इन वाटर, सिंपल, वो तो 6 मोल घुल जाता है, 0.1 से तो ज्यादा है, काफी ज्यादा है। दूसरा देखिए, कैटेगरी नंबर 2, स्लाइटली सोल्यूबल। स्लाइटली सोल्यूबल कौन सा होगा? जो 0.01 से 0.1 के बीच में घुले। 0.01 से तो ज्यादा, पर 0.1 से कम जिसकी सोल्यूबिलिटी हो। 1 लीटर में इतना मोल से कम या इतना मोल से ज्यादा घुले, 0.01 से 0.1 के बीच में घुल जाए, उसको बोलते हैं स्लाइटली, थोड़ा बहुत घुलता है भाई ये, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं अब। तीसरा एग्जांपल देखिए क्या, सॉरी इसका एग्जांपल देखते हैं, तीसरा नहीं। BaOH ट्वाइस। अब ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, BaOH ट्वाइस, दिस एग्जांपल यू शुड हैव टू लर्न। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक, अभी तक ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ये सबको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3। थर्ड कैटेगरी कौन सी हो सकती है? सेपरिंगली सोल्यूबल। बहुत ही कम जो सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम सोल्यूबल को सेपरिंगली सोल्यूबल बोलते हैं, ठीक है। सेपरिंगली सोल्यूबल उसको बोलेंगे जिसकी सोल्यूबिलिटी 0.01 से भी कम है, ज्यादा नहीं, इससे भी कम है, मतलब इससे भी कम घुले पर थोड़ा बहुत कुछ घुल जाए। एग्जाम्पल है AgCl। AgCl इन वाटर, पानी में AgCl। अब देखो AgCl में क्या होता है वो बता देता हूँ। AgCl जो है, AgCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अप्रोक्सीमेट कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये लगभग ना के बराबर घुलता है। ये घुलता ही नहीं है पानी में, क्योंकि पानी पानी होता है आयनिक, दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं कि ये नहीं घुलता पानी में, दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? सबको क्लियर है? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जरा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज होती है भाई? कोई चीज जितनी सोल्यूबल होती है ना, उस टाइम पर सोल्यूबल होने के बाद उसकी जो मोलर कंसंट्रेशंस है, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयन, उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी उसकी मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट्स में, उनको आपस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए वो, ये भी याद रख लेना। रेज टू देयर पावर, उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, इक्वल टू द कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये क्या मतलब है, नीचे एग्जांपल देखो, सीधा समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। PCl2 था, पानी में घुल गया, सोलिड था, ये सोलिड है, पानी में घुल गया, Pb2 पॉजिटिव आयन एक्वस बन गया, 2Cl, क्लोरीन के 2 नेगेटिव आयंस अलग हो गए। तो इसके जो आयंस की मल्टीप्लाई है, Pb की कंसंट्रेशन, Cl की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव और Pb2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, क्लोरीन के आगे 2 लगा हुआ था, 2 पावर बन गया, Pb के आगे 1 लगा हुआ है, देखो 1 है Pb के आगे, ठीक है, तो इसकी पावर 1 बनेगी। यस, क्लियर है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई जो होगी वो KSP होगी। एक KSP का मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। यस गाइस, क्लियर है ये? यस सर। और ये कब होती है, ये KSP कब होती है ये भी बता देता हूं। ये तो आप कभी भी निकाल सकते हो। मान लो, अब जरा ध्यान देना, मान लो मैंने 1 चुटकी भर नमक इसमें डाल दिया NaCl, तो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, रेज टू देयर पावर, पावर तो उतनी है उसकी, 1 1 है दोनों की, है ना। तो यहां क्या आएगा, ये KSP बन गया, बन गया। आयन की कंसंट्रेशन निकला है तो KSP बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस। यस सर।
क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने 2 चुटकी नमक थोड़ा और बढ़ा दिया, तब भी उनकी कंसंट्रेशन निकाल लूं तो KSP बन जाएगा। यस, बोलिए। यस सर। ठीक है, और अगर और बढ़ा दूं तो किस हद तक बढ़ाऊं? ये मैंने सैचुरेटेड बना लिया। सैचुरेटेड यानी कि जितना नमक घुल सकता था, 1 लीटर में कितना घुलता होता है? 357 घुलता होता है। तो जितना घुल सकता था मैंने उतना घोल दिया। अब अगर उसके आयंस की मल्टीप्लाई कर दूं तो अब भी वो KSP होगा, है ना? यस और नोट? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो पहले दोनों केसेस थे वो KSP नहीं थे, बट हम निकाल तो सकते हैं उसको, उसके आयन की मल्टीप्लाई। ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के आयंस की मल्टीप्लाई ही KSP होती है। ओनली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अलावा अगर कोई मल्टीप्लाई है तो ओनली, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देख लेना जरा, ओनली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की KSP निकलती है। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है और आपने सेम चीज फिर भी निकाल दी, निकाल तो सकते हो, आयन की कंसंट्रेशन आपको पता है, 1 चुटकी नमक डाल दिया, कंसंट्रेशन निकाल लिया आपने NaCl की, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया उसके आयंस की कंसंट्रेशन को, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कर सकते हो। यस और नोट? है ना? यस गाइस, समझ में आ रहा है? कर सर। सकते हो। तो उसको हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे KIP, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट मतलब जब वो सैचुरेटेड नहीं है तो आयनिक प्रोडक्ट, अगर सैचुरेटेड हो सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व कर रखा हो ना, और तब आयनिक प्रोडक्ट निकालें तो वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। यस गाइस, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी ओनली ऑन सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए वरना ये बदल जाएगी। आगे देखते हैं बेटा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, फिर से वही डेफिनेशन दे रखी है, छोड़ो, सेम है वो। आयनिक प्रोडक्ट, अब मैंने आयनिक प्रोडक्ट पहले ही बता दिया आपको। For a solution of salt at specific concentration of product, the concentration of ions each raised to their power of coefficient is called। ठीक है, तो मैं सीधा इसको लिख रहा हूं, KIP इक्वल KSP on saturation। सैचुरेशन के ऊपर दोनों इक्वल है, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं KSP, ठीक है, when solution is not saturated। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तब हम जो KSP निकालते हैं, निकालेंगे KSP, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ सेम निकाल दो, लेकिन तब उसको KIP बोलेंगे बस, आयनिक प्रोडक्ट। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं भाई, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर्सेस आयनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP होती है, बिल्कुल सही है, एप्लीकेबल ऑन ओनली, ये देखो, ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलेगी, अगर सैचुरेटेड नहीं है तो आयनिक प्रोडक्ट निकल आएगी वो अपने आप ही। मेजर द मैक्सिमम अमाउंट, तो ये मैक्सिमम अमाउंट को मेजर करता है, ऑब्वियस है, सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम अमाउंट होता है, जितना घुल सकता है मैक्सिमम। आयनिक प्रोडक्ट देखिए क्या होती है, एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड एज वेल एज, दोनों पर ही होती है, अनसैचुरेटेड। सारे सॉल्यूशंस की आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है, मेजर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ आयंस, वो एक्चुअल अमाउंट निकालता है, दैट्स इट। अब देखो 3 केस दे रखे हैं, द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर। केस नंबर 1, अगर KIP आयनिक प्रोडक्ट कम है और मैंने मान लो कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं है और मैंने आयनिक प्रोडक्ट निकाल ली, तो डेफिनेटली यानी वो अनसैचुरेटेड है ना, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कम है और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, सैचुरेशन पर जब हम आयंस की मल्टीप्लाई करते हैं, आयंस की कंसंट्रेशंस की मल्टीप्लाई सैचुरेशन पॉइंट पर, सैचुरेशन पॉइंट पर जब आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सैचुरेशन पॉइंट से पहले अगर हो तो वो आयनिक प्रोडक्ट होती है, तो यानी अभी ये अनसैचुरेटेड था। यस, क्लियर है? यस सर। तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था। केस नंबर 2, अगर दोनों बराबर हो तो मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड था। क्लियर है? सिंपल है ना, दोनों इक्वल है, मतलब हमें पता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो होती ही सैचुरेटेड पर है, तो आयनिक प्रोडक्ट उसके बराबर है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो तो
मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड से भी ज्यादा है उसमें। अब सैचुरेटेड से अगर किसी चीज में ज्यादा, मतलब मैंने मान लो 357 ग्राम नमक मैं पानी में घोल सकता हूं, मैंने 360 ग्राम घोल दिया, तो 3 ग्राम जो घुला हुआ वापस नीचे आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना घोलने की, वो मैंने जबरदस्ती घोल दिया उसमें बाय मिस्टेक। क्लियर है? तो वो 3 ग्राम नीचे बैठ जाएगा कि नहीं बैठेगा? यस सर। तो इसी को बोलते हैं कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, मतलब जब मैंने आयंस की मल्टीप्लाई की तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो सैचुरेशन पॉइंट पर जो उनकी आयन की मल्टीप्लाई थी उससे भी ज्यादा है, इसका मतलब मैंने ज्यादा घोल रखा है, तो सॉल्यूशन इज होल्डिंग मोर साल्ट देन इट कैन डिसोल्व, देन इट्स कैपेसिटी लिख सकते हो, ठीक है, देन इट्स कैपेसिटी, और दैट कैन डिसोल्व इन दैट पर्टिकुलर इन देन इट देन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि वो सॉलिड जो वापस नीचे बैठ जाएगा, टेक प्लेस, सॉलिड बाहर निकलेगा इसमें से, लिक्विड में से सॉलिड नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे, पीपीटी प्रेसिपिटेट, पीपीटी की फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट, सॉलिड बाहर निकलना, किसी लिक्विड के अंदर से सॉलिड अलग होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यस गाइस, क्लियर है ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ठीक है, तो ये केस नंबर 3 था, तो ऐसा हो तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और वी विल जस्ट एंडिंग द सेशन। तो मैं अभी आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर हम आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है।